एकदम सीधा मुद्दा उठाते हैं। भारतीय राजनीति में अभी जो भूचाल आया है ना, उसने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि हमारे संविधान की पूरी कार्यप्रणाली पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम आम आदमी पार्टी के इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल सतह पर दिखने वाली खबरों से लेकर उन संवैधानिक पेचीदगियों तक जाएंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चलाती हैं। तो इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। पहले बात करेंगे आपके विलय की, फिर समझेंगे राज्यसभा का गणित, उसके बाद ऑपरेशन लोटस का इतिहास, दल बदल विरोधी कानून और आखिर में ये जो पूरी संवैधानिक लड़ाई है उसे देखेंगे। चलिए सीधा भाग 1 से शुरुआत करते हैं, आपका विलय। अब देखिए, इस ताज़ा राजनीतिक ड्रामे पर सबसे पहली और तीखी प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने सीधा कहा, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों को धोखा दिया है। ये बयान इस पूरे मामले का एक पहलू बहुत साफ तौर पर दिखाता है, जहां इस घटना को एक धोखे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सरासर उल्लंघन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख सांसद राघव चड्ढा ने एक बिल्कुल अलग ही कारण बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक जहरीला कार्य वातावरण यानी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बन गया था। उनका दावा है कि पार्टी अपने मूल वैचारिक एजेंडे से भटक गई है, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस पूरे मुद्दे को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। तो आखिर हुआ क्या? सीधे तौर पर कहें तो राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में विलय की तैयारी कर ली। इस पूरी प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विलय को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी भी दे दी है। भाग 2, राज्यसभा का गणित। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। राष्ट्रीय राजनीति पर इसका जो असर हुआ है वो सीधा नंबर्स में दिखता है। आम आदमी पार्टी, जिसके पास राज्यसभा में 10 सांसद हुआ करते थे, वो अब घटकर सिर्फ 4 पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 106 से छलांग लगाकर 112 पर पहुंच गई है। और अगर पूरे एनडीए गठबंधन को देखें तो उनका आंकड़ा अब 144 से 148 के करीब है। ये सिर्फ कुछ चेहरों का इधर उधर होना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सांख्यिकीय बदलाव है। और ये जो नंबर है ना, 163, ये वो जादुई आंकड़ा है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 244 सदस्यों वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सीटें चाहिए होती हैं। अब सवाल ये है कि 2/3 बहुमत इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी बड़ा संवैधानिक संशोधन बिल इसी बहुमत से पास किया जाता है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद सत्ताधारी गठबंधन इस मैजिक फिगर के एकदम करीब पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ऑपरेशन लोटस का इतिहास। देखिए, इस घटना को अगर हम सिर्फ आज के नजरिए से देखेंगे तो पूरी बात समझ नहीं आएगी। विपक्षी दल काफी समय से बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस के नाम पर इसी गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्यों को तोड़ना। इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। टाइमलाइन देखिए, 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का बंटवारा, 2019 में गोवा कांग्रेस के विधायकों का स्विच और अभी हाल ही में 2022 और 2023 में महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का टूटना। ये इतिहास साफ बताता है कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सेट पैटर्न है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, दल बदल विरोधी कानून। अब थोड़ा इस कानूनी ढांचे की गहराई में चलते हैं। असल में इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी को रोकने के लिए ही एक नियम बनाया गया था, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मेन मकसद था अवसरवादी राजनीति पर लगाम लगाना और स्थिरता बनाए रखना। इसके मुताबिक अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इस कानून में एक अपवाद या एक्सेप्शन भी दिया गया है, पैराग्राफ 4, जिसे मर्जर एक्सेप्शन कहा जाता है। ये उन सदस्यों को अयोग्य होने से बचा लेता है जो विलय यानी मर्जर के तहत पार्टी बदलते हैं। इसके 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, मूल राजनीतिक दल का राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाए, और दूसरा, सदन के अंदर उस पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य इस विलय के लिए राजी हों। और सच कहें तो सारी कानूनी पेचीदगियां इसी पॉइंट से शुरू होती हैं। भाग 5, संवैधानिक लड़ाई। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ कोई साधारण राजनीतिक चाल नहीं है,
बल्कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक लड़ाई बन चुकी है। इस कानूनी बहस के बिल्कुल बीचों बीच कानून के इस पैराग्राफ 4 को पढ़ने और समझने के दो अलग-अलग तरीके हैं। पहला है कंजंक्टिव, यानी संयुक्त नजरिया, जो कहता है कि विलय को सही मानने के लिए राष्ट्रीय पार्टी और सांसदों दोनों का विलय होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है डिसजंक्टिव, यानी अलग-अलग नजरिया, जो ये तर्क देता है कि अगर सिर्फ 2/3 सांसद या विधायक एक साथ आ जाएं तो उसे ही विलय मान लिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो ये है कि भारत की अदालतें भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा के विधायकों के मामले में उस डिसजंक्टिव तरीके को सही ठहराया था, यानी सिर्फ सदस्यों का बहुमत काफी है। लेकिन फिर 2023 में महाराष्ट्र के सुभाष देसाई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का नजरिया कंजंक्टिव रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मूल पार्टी के समर्थन के बिना सिर्फ सदन के अंदर बहुमत होना काफी नहीं है, क्योंकि जो विधायक या सांसद होते हैं वो अपनी मूल पार्टी से एक गर्वनाल की तरह जुड़े होते हैं। और बिल्कुल इसी बात को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने इस विलय को चुनौती दे दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के तर्कों का समर्थन करते हुए पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली जो मूल राष्ट्रीय पार्टी है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसने बीजेपी के साथ कोई विलय नहीं किया है, इसलिए सिर्फ कुछ सांसदों का गुट कानूनी तौर पर पार्टी विलय का दावा कैसे कर सकता है। अब इस पूरे मामले में एक बहुत ही अजीब सी विसंगति भी है जिसे समझना जरूरी है। राज्यसभा सांसदों को कौन चुनता है? राज्यों के विधायक। अब जिन पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इन सांसदों को वोट देकर राज्यसभा भेजा था, वो विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी में ही हैं, लेकिन उनके चुने हुए वो प्रतिनिधि अब बीजेपी में जा चुके हैं। क्या ये हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ा, एक अजीब सा स्ट्रक्चरल डिस्कनेक्ट पैदा नहीं करता? तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हमारे संविधान में दिया गया ये विलय का अपवाद असल में किन्हीं वैचारिक बदलावों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था, या फिर क्या ये सिर्फ अवसरवादी दल बदल को सही ठहराने का एक कानूनी हथियार बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के दल बदल विरोधी कानून की ताकत और हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर पड़ता है।